दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे और दुश्मनों को दुआ के साथ सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ जिसमें यकीनी तौर पर मैं बताने की कोशिश करूँगा इस्लामिक जगत का काला सच। दोस्तों, ये मेरा आज आखिरी प्रोग्राम भी हो सकता है और अगर आपने रिस्पॉन्स दिया तो फिर ये एक तवील सीरीज़ के साथ जारी भी रह सकता है। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त करने की जो हिम्मत है वो अल्लाह देगा। मैं इस तरह के सच की बात कर रहा हूँ। देखिए, सहाफ़त की अगर मैं बात करूँ, जर्नलिज़म की अगर मैं बात करूँ तो आप ने एक अलग दुनिया को जर्नलिज़म समझ लिया है। जहाँ तक आप दानिशमंदी की बात करते हैं वो आपने एक कपड़ों का, गेटअप का एक पैरामीटर तय कर लिया है। यहाँ देखिए, मुझे एक याद आता है बाबा बुल्ले शाह का एक शेर। जब बुल्ले शाह कहते थे, उनकी कैफियत क्या रही होगी शायद आज मुझसे बेहतर कौन समझेगा। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्लिया जो आशिक होवे रबदा पाई मलामत लाख, लोकी काफर काफर आखेंगे तो आहो आहो आख। शायद इसी अंदाज के साथ खुलकर मैं आज वो बातें कहूँगा जो शायद आपको अच्छी ना लगें और आपके कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि कंडीशनिंग बड़ी ज़बरदस्त की गई है। आपके जहन को कैप्चर किया गया है और आपको बहुत सारी गुमराहियों और झूठ से जो है लबरेज कर दिया गया है। इसमें आप बिल्कुल तनिक भी कसूरवार नहीं, मगर जिन्होंने प्लांट किया था उसी कॉन्स्पिरेंसी को खोलने की मैं तमाम उम्र से कोशिश करता रहा, आपको समझाता रहा। इसका एक जो मेरी कोशिशें थी उसका सबूत आपके सामने है। यानी मैंने कितनी एक मुद्दत पहले आपको बताया था कि किस तरह, यानी 14 से पहले भी मैंने बताया था कि 14 के आसपास किस तरह रूस को घेरने की कोशिश की जाएगी, किस तरह फिर उसका रिटेलिएट होगा, फिर क्रीमिया हुआ। उसके बाद मैंने बहुत पहले आपको बताया कि यूक्रेन में जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ ये शुरू भी होगी और यहाँ पश्चिमी जगत फंस भी जाएगा। और जब ये शुरू हुआ तो मैंने 2 साल का वक्त देकर आपको बताया कि ये जो शुरू हुआ है यूक्रेन में, ये ख़त्म होगा गाज़ा में। आपको क्या लगता है कि तमाम इतनी पहले की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं आपको कहीं से मतलब सीधे मेरे पास वही आती है, मैं वहाँ से आपको दे देता हूँ? मैं ये तमाम कैलकुलेशन सिर्फ अपने जहन से कर लेता हूँ? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को एहसास भी नहीं होता उन गुमनाम सिपाहियों का जो आपके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी, अपने तमाम परिवार को ख़तरे में डालते हैं और दुनिया को बचाने के लिए, इस रूहे ज़मीन को ज़िंदा रखने के लिए किस तरह के ख़तरे उठाते हैं और सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। फिर लोग उन्हें कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं और आपको एक नज़रिया देते हैं ताकि आप आने वाली दुनिया में अपने अपने ईमान के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। वो इसकी आपसे फीस मांगने भी नहीं आते। कुछ मैं एक सबूत आपको देते हुए चलता हूँ जिसमें आपको सबसे पहले मैं क्या, और साफ़ियों के साथ भी क्या होता है उसका अंदाज़ा मैं आपको, माफ़ कीजिएगा, मैं अगर हिंदुस्तान के साफ़ियों की बात करूँ तो मैंने बहुत नज़र दौड़ाई है, बहुत घूमा, बहुत कोशिश की है समझने की कि कोई एक पत्रकार तो मिले, कोई एक ऐसा जाबाज तो मिले जिसने कम से कम एक सच्ची इंसानी मोहब्बत में पत्रकारिता या सहाफ़त की हो। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ तो गणेश शंकर विद्यार्थी के अलावा मुझे कोई ऐसा पैशनेट, कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर या एक ऐसा क्रांतिकारी पत्रकार नज़र नहीं आता जिसने मानवता के लिए काम किया हो। चंद रुपए, चंद सिक्के, नाम या दाम, कुछ ना कुछ उसमें शमूलियत रही। इसीलिए शायद आपने उनको जो भी अपनी मर्जी से समझा वही समझा होगा, मगर आपकी कंडीशनिंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर उनके पास नाम या दाम की कोई ख्वाहिश है और वो फिर कोई बात आपको कहना चाहेंगे तो वो बेलौस और फ़कत आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि जो दाम या नाम देगा उसके अपने उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं। और जब किसी के इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं
तो फिर सच सच नहीं रहता। आपको तस्लीम करने में बहुत तकलीफ होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं जिन पत्रकारों का नाम लेने जा रहा हूँ कि उन पत्रकारों का फाइनेंशियल कोई मतलब नहीं था, उनके नेम फेम का कोई मतलब नहीं था, मगर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा वाक़या है जो मैं अपने दिल से और हकीकत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन पत्रकारों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मगर फिर भी न जाने क्यों मैं बहुत तकलीफ़ से गुज़रा हूँ। मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ अरशद शरीफ, पाकिस्तान का एक सहाफ़ी। अगर मैं अरशद शरीफ को शहीद कहूँ तो ये भी उसके लिए कम होगा। एक हसीन नौजवान बच्चा जो अपने देश में अपनों के लिए कुछ कर रहा था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, मगर अपनों के लिए कुछ काम कर रहा था, और वो करते करते यानी कि सत्ता के ख़िलाफ़ वो कुछ बताना चाहता था, समझाना चाहता था, या उसे कुछ ऐसी बातें पता थी जिसमें उसका मर्डर जो है वो निश्चित हो जाता है। शायर से माजरत के साथ सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना पीडीएम की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। ये मेरा ख्याल वो मजाक है, वो जोक है, जो कि बल्कि राहत रोई वाली बात ही लतीफ़े याद आ जाते हैं कि जब पढ़े लिखे लोगों में उसमें कम हो थोड़ी बहुत समझ कि ए पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ही जो है ना, पॉलिस, वो बनती है रियासत के स्टेट के मामला को डील करने से। ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह। आज पाकिस्तान की जनता मानती है कि सिर्फ अरशद शरीफ को इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उसको पहले पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। वहाँ की अपनी उनकी फ़ौज ने, वहाँ की अपनी उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने। फिर वो दुबई जाता है, एक मुस्लिम कंट्री में, सोचता है वहाँ पनाह मिलेगी, मगर दुबई के लोग उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं मुसलमान कंट्री से। और फिर वो कीनिया में जाता है। जब वो कीनिया पहुँचता है तो वहाँ उसे बिल्कुल वाज़े तौर पर क्लियर है, और इस पर केस वेस जो भी चल रहा होगा खुल के तो किसके सामने क्या आएगा, पाकिस्तान की बदनाम ज़माना एजेंसी अरशद शरीफ को शहीद कर देती है। यकीन मानना 2 दिन तक मुझ पर खाना नहीं खाया गया। एक पत्रकार को आप लोगों ने बताया था, और जो बताया था वो क्या था, ये तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसका एहसास भी नहीं होगा। असल में पाकिस्तान का जो जनरल था, उस जनरल ने अनेकों बार अपनी मीटिंग में अरशद शरीफ के साथ वो बातें की थी जिसमें वो बात करता था कि हमें इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और तुम्हें ये माहौल अपने देश में बनाना चाहिए, हमारे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। जो जनरल विस्की अभी मौजूद है, इससे पहले वाले जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मुसलमानों की, मैं काले सच आपको बहुत सारे सच बताऊंगा। मेरी आंखें भर आई क्योंकि मैं जानता था कि उसको क्यों मारा जा रहा है। दुनिया को नहीं पता है कि अरशद शरीफ की शहादत भी फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हुई, और क्योंकि मुसलमानों के बीच में जो काली भेड़ें हैं, जो कभी धार्मिक चोला पहन के तुम्हें गुमराह करती हैं, तो कभी तुम्हारे अफसर बन के तुम्हें गुमराह करती हैं, तो कभी तुम्हारे राजा और बादशाह बन के तुम्हें गुमराह करते हैं और तुम्हें इस्लाम से भी दूर ले जाते हैं, और तुमको जो बताया जाता है कि यही इस्लाम है, तुम उसी को मान के बैठ जाते हो, क्योंकि कुरान तो एक है, वो तो बदला नहीं जा सकता। मगर जो बयानात आपके बीच में होते हैं वो किस तरह लॉबिंग भरे होते हैं, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। आप लगाना नहीं चाहोगे, मुझ पर इस बात पर भी गुस्सा करोगे। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। एक मोमेंट आता है, पाकिस्तान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मगर बात है कि वहाँ इमरान रियाज खान नाम का एक पत्रकार, वो अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी कौम के नाम पैगाम देता है, बहादुरी से डटा रहता है, दिलेरी से वो फ़ौज के साथ अड़ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अड़ जाता है, अपने देश अपनी जनता के लिए खड़ा हो जाता है, और वो कहता है मरूंगा तो कोई बात नहीं। ये सुनिए। मैं इमरान खान हूँ, आप YouTube चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। और हुआ ये है कि सारी सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ्तार हो चुका हूँगा, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे तो फिर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ।
गिरफ्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको खबरें दे रहा हूँ। यानी इमरान रियाज खान को पता है कि अब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी बदनाम ज़माना एजेंसी इतनी क्रूर है कि उसने किसी को नहीं बख्शा। वो इजरायली और यहूदियों से भी ज़्यादा टॉर्चर करके मारती है और वो बख्शती नहीं है और वो रहम भी नहीं खाती है। उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो किसके लिए काम कर रही है, ये बात भी आपको ज़रूर बताऊंगा। हैरत की बात तब हो जाती है, यानी इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कई महीनों तक उसको पता ही नहीं चलता पूरे देश को। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की अदालत, सुप्रीम चीफ ऑफ जस्टिस जो है बार बार कहता है इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाए, उसको अदालत में पेश नहीं किया जाता, उनके घर वालों को कुछ नहीं बताया जाता और यानी तमाम कानून, उनके अपने कानून, निज़ाम, सबका वायलेशन किया जाता है। एक पत्रकार से इतना निज़ाम डर जाता है कि अपने चीफ जस्टिस की बात मानने से इनकार कर देता है और उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि जब वो वापस किया जाता है तो उसकी ज़बान नहीं निकलती, उसका वज़न 70% कम हो जाता है। वो कदर तकलीफ़ में होता है कि अब बताया नहीं जाता। एक माशाल्लाह खूबसूरत लड़का है, नौजवान शेर जो है वो अड़ा रहता है मगर उसको तोड़ दिया जाता है। जिंदा है मगर मुर्दों की तरह। दुआ है मेरी कि शेर फिर उठे और मानवता के खिलाफ लोगों के साथ फिर से जंग लड़े। सही मायने में पत्रकारों की यही लड़ाई है और यही जिंदगी। माफ कीजिएगा, मैं पाकिस्तान के एक और तीसरे पत्रकार की बात करने जा रहा हूं जिससे मैं ये मानता हूं माफ कीजिएगा, जिसे मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि ये पत्रकार जो है वो अलग बात है कि मजबूरियां किसी की भी हो सकती हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके तो अगर खिलाफ जाके कुछ भी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों के इंटरेस्ट मौजूद होते हैं, मगर कभी ना कभी कुछ बात जाग भी जाती हैं, कुछ बात आ भी जाती है। हामिद मीर का नाम आपने सुना होगा। ये हामिद मीर जो हैं अचानक गाज़ा से जो इस्माइल हानिया है, वो एक फजलुर रहमान नाम का एक मौलाना वहाँ है, वो एक लोगों को इकट्ठा करता है। यहाँ पर लाइव बात करने वाला है इस्माइल हानिया और यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं हामिद मीर। शायद ये जो माहौल है वो गलती से जो है ईमान वालों का हो जाता है और ऐसे में एक सहाफ़ी क्या कह बैठता है, यहाँ से मेरी कहानी की वो शुरुआत होगी। पहले आप ये सुनिए। साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। दोस्तों, हामिद मीर जो आपको कह रहे हैं या बता रहे हैं, ये पाकिस्तान के इतिहास का काला सच है। यानी पाकिस्तान में जो हामिद मीर ने यहाँ पर मौजूदा या कुछ और भी लोग करके बताया कि किस तरह जनरल जो बांग्लादेश का जो मामला था वो क्या हुआ था और वो अपने ही लोगों को क्या समझते थे और किस तरह उन्होंने उनके साथ क्या व्यवहार किया, उसके अलावा इन्होंने कभी भी
चुनी हुई सरकार को क्यों चलने नहीं दिया? ये भी एक मामला होगा, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे आगे आगे इन बातों में, क्योंकि अगर ये आपने मौका दिया और सीरीज़ चलने दी तो फिर मैं सारी बात डिटेल से बताऊंगा। मगर आज आपको एक बात बताता हूँ। सब यहाँ पाकिस्तान के लोगों को जिस तरह गुमराह किया गया है, दोस्तों मैं गाज़ा पर आऊँगा, गाज़ा पर पुतिन पर आऊँगा, बहुत सारी बातें इसमें आपके साथ करके जाने वाला हूँ। मगर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान के बारे में जितनी किताबें लिखी गई, जितने लोग कहानियाँ बना रहे हैं, बड़े बड़े हीरोज़ आप देख रहे हैं, वजह ये थी कि पत्रकार इसी तरह कंट्रोल्ड थे। अगर किसी को कुछ पता भी था, किसी को कोई इल्म भी था, तो वो थ्रेट में था, बोल नहीं सकता था। सही बोलने वाले पत्रकारों की यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया या अखबार, उनके कॉलम बंद कर दिए जाते हैं या उनके टीवी बंद कर दिए जाते हैं या उनको दौड़ाकर कीनिया में मार दिया जाता है या उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, क्योंकि दुनिया एक षड्यंत्र के तहत जी रही है और वो षड्यंत्र का गुब्बारा फोड़ने वाले की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पत्रकारिता जगत में सच्चाई आप तक पहुँचाते हैं, वो कितना बड़ा रिस्क मोल लेते हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं होता। और जो झूठे ड्रामे करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो, वो आपको घेर लेते हैं। किसी सच्चे को आपको घेरने की ज़रूरत नहीं होती, वो कोशिश करता है कि आप तक सच पहुँचे और सच का आप फ़ायदा उठा सकें। और जो आपके फ़ायदे के लिए काम करता हो, वो आपको घेरने की या जाल बिछाने की कवायद क्यों करेगा? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ मैं कहना चाहता था कि पाकिस्तान के जो हालात थे या पाकिस्तान का जो बंटवारा था, इस पर जितनी बातें बनाई गई, कितनी किताबें आपने पढ़ी होंगी, क्या आपको किसी ने बताया कि गिलगित बाल्टिस्तान में एक एजेंसी हुआ करती थी, एक परमाणु और तमाम हथियारों के रिसर्च और ह्यूमन रिसर्च सेंटर, एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट जिसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो लगभग 80,000 किलोमीटर स्क्वायर थी, जो गिलगित बाल्टिस्तान से होकर हुंजा वैली तक जाता था। यहाँ पर ब्रिटेन हुकूमत ने, उस वक़्त ब्रिटिश भारत हुआ करता था, ब्रिटिश भारत में यूएसएसआर के ख़िलाफ़ एक जासूसी एजेंसी, इस्टेब्लिशमेंट और शोध लैब्स यहाँ इस इलाके में बनाई गई थी, जिसकी वजह से एक भारी, मतलब ये मैं कब से बनाई थी उन्होंने, ये बात 1877 से, इतिहास निकाल लीजिएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ये एजेंसी किस तरीके से काम करती थी, जो सीमावर्ती यूएसएसआर के सीमाएं लगती थी, स्टेट थे, वहाँ पर ये एजेंसी काम करती थी। और जो यूनाइटेड किंगडम का एक किंगडम पूरी दुनिया में फैला हुआ था, वो उसको सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी फौज की टुकड़ी भी वहाँ पर बनाई गई थी। वो बाद में परमाणु रिसर्च सेंटर में बदली, उसके बाद 1960 में शायद उसको बंद भी कर दिया गया वहाँ से। मगर ये पूरा जो जाल बिछा रखा था, उसके लिए ब्रिटेन को ये गिलगित बाल्टिस्तान से लेके उधर का पाकिस्तान चाहिए था, जिससे अफ़गानिस्तान के रास्ते या गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते रशिया, यूएसएसआर, नॉट रशिया, यूएसएसआर जो है अपनी रसाई अरब सागर में न कर ले। अगर ये गर्म पानियों में अब यूएसएसआर पहुंच जाता, तो जो इन्होंने पिछले 100 साल मुस्लिम जगत का जो फन्नूस उठाया है, जो इन्होंने हालात ख़राब किए हैं, जो पूरे निज़ाम को बदला है, शायद यूएसएसआर इसको न करने देता या फिर अपने अंडर इसको कर लेता। सिचुएशन कोई भी हो सकती थी। मैं ये कहूँ कि यूएसएसआर काल कोई बहुत अच्छा था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। उस वक़्त के हालात अलग थे, वो भी अलग बात है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों ने धर्म और मज़हब की आज़ादी को बैन किया था। वो बहुत अलग बातें हैं, उन पर भी जाएंगे। मगर यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि मैं जहाँ पहुँचूँगा, जैसे मैं आपको बताऊँगा, जैसे कल पुतिन ने अपनी ब्रीफिंग में आपको बताया कि पिछले 2 दशकों में रूस के अंदर मस्जिदों की तादाद बढ़ी है। और मैं वो हकीकत भी जानता हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से मज़हब की आज़ादी ख़ास तौर से मिली है और सब ने अपना अपना काम किया है। उसे हम बाद में बात करते हैं। हम उसकी बात करते हैं जिन मज़हबों में का इस्तेमाल करके लोगों को अपना
अपनी इस स्थिति में ढाल लिया। पाकिस्तान बनने की सच्चाई में कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का कोई रोल नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत का एक रोल था, और वो रोल जो है हिंदू मुसलमान के बंटवारे का बिल्कुल भी नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को, अगर इस एपिसोड को आपने मेरा साथ दिया तो मैं आगे सच्चाई बताऊंगा, और लगा आपको सिर्फ झूठी पसंद है तो मैं इस एपिसोड के बाद कम से कम इस तरह की बातें बंद कर दूंगा। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसमें पूरी यूनाइटेड किंगडम की और यूएसएसआर की आपसी लड़ाई के बीच और अमेरिका के 1945 में हिरोशिमा कांड करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है, मुस्लिम लीग तो बहुत पहले बन गई थी, जो ढाका से उसकी शुरुआत हुई थी, ढाका में उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का कोई रोल नहीं था। उसके अलावा जो है दूसरी जगहों पर भी जो है चीज़ें चल रही थी, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। ये मसले तो बिल्कुल अलग होंगे, मगर जो सच्चाई आप जानते हैं, यकीन मानिए वो सच्चाई नहीं है। अगर आप सच नहीं जानेंगे तो आप जो है अपने सही रूट पर नहीं जा सकते। और क्यों हिंदुस्तान को तोड़ना और भी ज़रूरी था, ये एक कितना ताकतवर मुस्लिम देश था। मुस्लिम देश उस वक़्त याद कीजिएगा, अरब देश थे जो बनाए गए थे उससे चंद दिनों पहले की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिनको 1932 में मान्यता दी गई, जिनको 1924 में बनाना शुरू किया गया, और वो कहाँ से शुरू हुए बिल्कुल पूरे इतिहास की एक कड़ी आपको जोड़ कर दूंगा आगे। यानी वो कमज़ोर थे, तब तक तेल बहुत ज़्यादा जो है तेल निकलता था, तेल की प्लानिंग चल चुकी थी, पश्चिमी जगत उसको रूल करना चाहता था, वहाँ से सब कुछ कर लिया था, मगर अभी इनके पास पैसे नहीं थे। हिंदुस्तान एक ऐसा मुसलमान देश था, यानी मुसलमान, हिंदू मुसलमान यहाँ सब थे, मगर हुक्मरानी मुसलमानों की ही थी, उससे अंग्रेज़ों ने ले ली थी। और अभी तक जो अगला कंसेप्ट चल रहा है, इस कंसेप्ट का कोई नामो निशान नहीं था। 1857 में यहाँ के हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर जो है बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने के लिए 1857 की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ धार्मिक नफरतें थी ही नहीं। सवाल ये आता है, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ था? और ये मैं आपको बता दूं कि भारत में, हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी रियासतें थी जो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों से बहुत अमीर थी, और हैदराबाद, निज़ाम हैदराबाद की रियासत में इतना पैसा था जो उस वक़्त पूरी दुनिया की महारानी के पास मौजूद नहीं था। विक्टोरिया या एलिजाबेथ, उनके पास इतना पैसा नहीं था जितना पैसा निज़ाम हैदराबाद के पास था। उनके पास यानी एक विकसित रियासत थी, विकासशील नहीं। जो आज ये विकसित कहते हैं, आज हम भारत को विकासशील कहते हैं। ये आप वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ आएगा, दरअसल ये पाकिस्तान बनाना ज़रूरी था कि भारत के अंदर मुसलमानों के निज़ाम को ख़त्म करना ज़रूरी था, जिसका षड्यंत्र का नाम पाकिस्तान था। ये एक अलग षड्यंत्र था जिसमें लाभ लोगों ने देखा और उसका इस्तेमाल किया। ब्रिटेन को यूएसएसआर रोकना ज़रूरी था। इसमें कौन यूएसएसआर, स्टालिन ने किसको भारत में भेजा था, आगे क्या हुआ, और जब इनको ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी MI6 के ज़रिए किसको यहाँ प्लांट किया था, सब खुलासे करूँगा। मौत की परवाह नहीं, परवाह इस बात की है कि अगर तुमने आगे बढ़ाने की कोशिश की और सुनना चाहा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। अगर तुम ही ने सुनना नहीं चाहा तो फिर मैं किसके लिए सुनाऊंगा? ये तो तुम पर ही मुनसर करेगा इस एपिसोड के बाद। यहाँ अब मैं वापस आता हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। बिल्कुल मैं बहुत एक तवील जो एक 250 साल के अहरे में जो मुस्लिम जगत के मज़हब को, धर्म को, किताबों को, सोच को चेंज किया गया, और जो आपके बीच में काली भेड़ें बैठी हैं वो आपको कहाँ ले जाके छोड़ेंगी, इसका जो इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, आप गाज़ा देख नहीं रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस और सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं, अगर आप अहले इस्लाम हो तो वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया इकराम, कितने लोगों की बाक़ियात, कितने लोगों की निशानियाँ वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ वो जगह भी मौजूद है जहाँ खुदा परवरदिगार ने अपनी एक तजल्ली कोहे तूर। क्यों आखिर ये सब चीज़ें आपके जहनों से मिटती चली गई? आपको ये सब चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जाती कि
बाबा गुरु नानक देव काबा जाते हैं, मगर बाबा फरीद यरूशलेम जाते हैं, बैतुल मुक़द्दस जाते हैं। आज भी उनकी कुटिया वहाँ पर मौजूद है यरूशलेम शहर के अंदर। बाबा फरीद को शायद आप में से बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, पाकिस्तानी जानते होंगे, हमारे पंजाबी भाई बहुत जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनको जगह दी गई है। वो एक बहुत ही अहम सूफ़ी और बहुत ही मतलब अहमियत के हामी थे। उनके बहुत सारे उनके दीवान, उनकी किताबें, उनके शब्दों को भी जो है गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया है। काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा भेष, कुन्हा भरिया मैं फिरा लोग कहण दरवेश। बाबा फरीद जाते हैं वहाँ, यानी लोग कहण दरवेश। मैंने ये शेर आपको इसलिए सुनाया कि उस ज़माने में बाबा फरीद को लोग दरवेश ही के मानते थे। फिर क्या चलन चला, फिर क्या बात हुई, क्या मोहब्बतें गई, क्यों नफरतें आई, ये सब षड्यंत्र में एक एक करके खोलूँगा। यकीन मानिए मेरा कोई मसलक नहीं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी, ना कोई देवबंदी था, ना कोई बरेलवी। ये बाद में तुम्हारा कोई नबी आया होगा, तुम्हारे कोई मसलक होंगे। मैं तो मुसलमान हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। अगर उनके हयात में कोई मसलक डिसाइड नहीं था तो बाद में तुम्हारा कोई नबी आया होगा जिन्होंने मसलक डिसाइड कर दिया। और जिसने मसलक डिसाइड कर दिया तो फिर तुम मुसलमान कौन से हो, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा, मैं नहीं देखता। ये लफ्ज़ बोलने की वजह ये थी कि जब ईरान एक ताकतवर देश हुआ करता था, अरब देश ऊंट और बकरियां और भेड़ बेच के गुजारा करते थे, और ये बड़ा मालदार, क्योंकि वह इतिहास में ईरान बहुत मजबूत रहा है। वहाँ एक मसलक का अलमबरदार जो है शुरू हो जाती है और एक चीज़ें उठकर खड़ी हो जाती हैं, और फिर मसलकों के झगड़े तुम्हारे अंदर फैलाए जाते हैं। और फिर आज तनाव पूरी दुनिया के अंदर दो खेमों में बटा हुआ नज़र आता है। आज पूरे पश्चिमी जगत ने दो मुर्गे लड़ाए, और मुर्गे लड़ाकर जो है उनको कैसे पूरी दुनिया में तमाम पैसे ज़्यादा होते हुए, ताकत ज़्यादा होते हुए, सब कुछ ज़्यादा होते हुए तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे अपनों ने करवाया। जैसे मैंने उन पत्रकारों की बात की है, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गफलत में हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान नाम पर कितने जलील हुए, कितने रुसवा हुए, इसका किसी को अंदाजा है? किस नाम पे रुसवा हुए? जो एक फेक था, जो एक झूठा है, जो फरेब है, जो धोखे के सिवा कुछ नहीं, जिसे अंग्रेजों ने बनाया इसलिए कि उन्हें यूएसएसआर को कंट्रोल करना था, चीन को कंट्रोल करना था। यह पता लगाना था कि जो 1945 में बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया, वो बम जो है यूएसएसआर कब तैयार कर लेगा और कब हम जो है उसे लड़ने से मना कर सकते हैं। और क्योंकि परमाणु बम के दम पर ही तमाम दुनिया के बाजार का बंटवारा हुआ, याल्टा अधिवेशन में बाजार को बांटा गया। मैं सीरीज के साथ सब कुछ बनाना चाहता हूं, पर यकीन मानिए वो तब होगा जब आपका रिस्पॉन्स होगा। आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर मुझे भी क्या पड़ा? अगर तुम्हें अपनी नहीं पड़ी है तो मुझे क्या पड़ी? ये वो सच्चाई है जो आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा, हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। इनके पीछे बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। आज गाजा के अंदर जो चल रहा है ये उसी की कड़ी है। देखिए, इस वक्त एक बात मैं आपको बता दूं कि गाजा की गलियों में बहुत बार, कई बार खून खच्चर हुए हैं, लाशें गिरी हैं, कई बार ऐसा हुआ है। सदियों पहले ऐसा होता आया है। ये एक ऐसा शहर है जहां पर मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है। अगर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात को याद करूं, उसके बाद जब वो घेराव इस शहर का कर लेते हैं यरूशलेम का, और उसके बाद वो यहूदी और ईसाइयों को ये कहते हैं कि जिसको निकलना है वो एक कर अदा करे और जिंदा निकल सकते हैं। इस्लाम की रिवायत थी। मगर फतह करने की एक बात थी कि वहाँ पर तमाम अंबिया इकराम का मामला था, और था नहीं, वो कहीं जा नहीं सकता। वो कोहितूर वही है जहाँ पर खुदा की तजल्ली पड़ी। आप मानते हो उसको?
आप किसी एक को कंट्रोल वो नहीं दे सकते, मगर आप खुद भी एक को कंट्रोल रखें। मैं किसी भी मज़हब को वहाँ जाने से रोकने या किसी की इबादत पर कंट्रोल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देता। खुदा सबका होता है, इबादत गाहें सबकी होती हैं। ये जो बंटवारा, ये जो लड़ाई, ये जो चीज़ें आपके बीच में डाली गई हैं, खुद ज़ायनिस्टों ने, उन्होंने जो आज वहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि अल्लाह की फिटकार है उन पर, क्योंकि उन्होंने गरगद के पेड़ के पीछे छुपना है। वो एक, अगर ये कहा गया है तो फिर वो छुपना ही होगा। वो भी रखे हैं उन्होंने। वो स्थिति लाने जितनी नफ़रतें भी लोगों के दिलों में पैदा करनी थी, जब वो कर चुके हैं, आज दुनिया उनसे भाग रही है। आज क्रिश्चियन जगत उनसे भाग खड़ा हुआ है, मगर मुसलमान साथ नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गोरी मिसाइल, फला मिसाइल, हामिद मीर को आपने सुना कि वो गोरी मिसाइल का मुंह करने के लिए कहा गया कि हम ये इजराइल की तरफ कर देते हैं, तो परमाणु बम बनाने वाले कदीर खान को इबरत का निशान बना दिया गया। तब तो इमरान खान नहीं था ना। आज इमरान खान रूस के साथ चला गया, ये बहाने लिए जा सकते हैं। असल में ये फेक नेशन है और ये फेक हुकूमतें हैं जो तुम्हारे ऊपर लादी गई हैं, मगर तुम लोग नहीं मानोगे क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग की गई है। और तुम लोग ऐसे हर इंसान से चिढ़ते हो जो तुम्हें आईना दिखाता है, जो तुम्हें सच बताता है, जो तुम्हें हक की राह पर ले जाने की बात करता है। तुम नफरत करते हो ऐसे लोगों से। दोस्तों, आज गाजा में 2 गैर मुस्लिम ममालिक, उनमें से एक चीन है और दूसरा रशिया। ये मैं मान सकता हूं कि ईरान को, सऊदी अरब को, गल्फ को, सबको इस वक्त रूस ने रोका होगा, मगर उन्हें रोकने के लिए जो तैयारियां की गई होंगी, जो प्लान तैयार किए होंगे, वो रूस और चीन के ही होंगे, मुस्लिम जगत के नहीं होंगे। क्योंकि मुस्लिम जगत के देशों की बुनियाद इजराइल की बरतरी की बुनियाद पर मुनस्सर थी और है। बहुत बरस पहले की बात है, जब ISIS यहाँ मौजूद था और जब उस पर फतह हासिल कर ली गई, तो पुतिन ने दमिश्क का दौरा किया। और दमिश्क का दौरा करते वक्त, सलाहुद्दीन अय्यूबी की मज़ार का दौरा करते वक्त जो चमक मैंने मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की आंखों में देखी थी, मैंने उसी वक्त का आर्टिकल लिखा था। मैं समझ गया था कि शायद अल्लाह ने इस इंसान की आंखों में वो चमक दी है जहां हक और इंसाफ का बोलबाला होगा। क्योंकि हक और इंसाफ की एक नजीर था सलाहुद्दीन अय्यूबी। तुम क्या जानो? सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात तुम क्यों करोगे? क्योंकि जब कोई लोगों को खजूरें बांटने की बात कर रहा था, जब बैतुल मुकद्दस पर ज़ायनिस्ट कब्जा करने आने वाले की बात कर रहे थे, वो जो एक किस्सा बाद में मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो जो फकीर का या बहुत बड़े आलिम का चोला पहनकर ये कह रहा था, ये दुआ पढ़ लो, ये मुसल्लों पर बैठ जाओ, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 उंगलियां ऐसे पकड़ी और खंजर से काट दी और कहा कि बता गद्दार तू कौन है? क्योंकि हमारे हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, हम खजूरें बांट के फतेह हासिल कर लेंगे। तो हमको धोखा देने आया है। इसमें बहुत सारी मसलतें हैं। अगर आप लोगों ने साथ दिया, क्योंकि वो लोग साथ नहीं देंगे जिनकी मैं दुकानें बंद करवाने जा रहा हूं, जिनके मैं कपड़े उतारने जा रहा हूं, और मुझे उतारने होंगे क्योंकि मेरी कौम को उन्होंने बर्बाद किया है। मैंने इसीलिए उन पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जो अपनी जान दे चुके हैं, जो अपनी ज़बान दे चुके हैं, आज उनका जिक्र किया है कि मैं तुम्हारे मसलों से, तुम्हारे फतवों से नहीं डरता, पत्रकार फौज से नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे रे? मगर तुमने जिनको इतना डराया, जो सच मानना नहीं चाहते, जो सच सुनना नहीं चाहते, तुमने उनके दिलों में खौफ भर दिया और झूठ भर दिया है। और ये तुम्हारा झूठ इस वक्त गाजा में मौजूद है। तुम्हारी बेशर्मी, तुम्हारी बेहयाई इस वक्त तुम देख सकते हो, तुम अपनी आंखों से आंख मिला सकते हो कि गाजा में बच्चों की लाशें पड़ी हैं, मां की कोख में दूध पीते हुए बच्चों की जाने जा रही हैं। आज क्रिश्चियन जगत, अमेरिका पीछे हटना शुरू हो गया है, मगर तुम्हारे कान पे जू नहीं रहेंगी। एक बौद्धिस्ट या एक खुदा को ना मानने वाला चीन उनकी मदद में, उसकी अपनी जरूरत होगी मगर मदद में उनकी खड़ा है।
एक शेर जहां पुतिन इस वक्त जो है दुनिया के साथ लड़ रहा है और वो जीत का ऐलान कर चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये फतेह होगी, मगर इसमें तुम्हारा कोई किरदार नहीं होगा। तुमको घर बैठा दिया गया ईरान के रूप में, तुमको घर बैठा दिया सऊदी के रूप में, तुम्हें घर बिठा दिया गया दुबई के रूप में। तुमको सिर्फ आर्थिक और चवन्नियों के हिसाब से तुम्हारे साथ संधियां कर ली गई और खनकते सिक्कों में तुमने सबने अपनी संधियां कर ली और तुम अगले बाजार में एक लीडर बनना चाहते हो, जो कि तुम बनोगे, मैं जानता हूं। मुझे कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी लीडरी से, तुम्हारी शाहाना जिंदगी से, मगर एक बहुत बड़ी ताकत जो इस दुनिया में थी, जिसे बर्रे सगीर कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहते हैं, यहां अगर उस वक्त तुम लोगों ने इनको गुमराह नहीं किया होता तो ये क्या होते तुम्हें अंदाजा है? पश्चिमी जगत कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। लोगों को गुमराही में डाला, याशियों में भी बहुत कुछ हुआ है। चलिए छोड़िए, उस पर हम आते हैं, बाद में ज़रूर आएंगे, कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक अपडेट के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा। आगे खबरों के साथ मैं इतिहास और सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ और कहाँ यहाँ पहुँचे और कहाँ अब आगे पहुँचेंगे, यहाँ तक करूंगा। गाज़ा में वार जारी है। इस वक्त पूरी तरह फंस चुका है इजराइल। हौसला टूटने लगा है इजराइल का, बौखलाहट में हवाई हमले कर रहा है और ज़ियाले इनके टैंकों को, इनकी बख्तरबंद गाड़ियों को, इनके फौजियों को उड़ाए चले जा रहे हैं। मैंने बताया था कि दुनिया की आवाज़ बदलने लगेगी, वो बदलने लगी है। वो मीडिया जो बड़े शौक से चिल्ला रहा था, उनके दिलों में अभी देखना 8 दिनों के अंदर कैसी दहशत फैलेगी कि वो अपनी ज़बान उनके गले में अटकना शुरू हो जाएगी। जो नफ़रत का झंडा लेकर निकले हैं वो नफ़रत का झंडा लकोते फिरेंगे, याद रखना ये बात। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, बहुत से लोगों ने कहा था 72 घंटे में खत्म कर देंगे, 73 घंटे में खत्म कर देंगे। 73 दिन हो चुके हैं। कहां घूम रहे हो? कहां वो इजराइल? कहां वो सुपर पावर जिसे दुनिया हथियार दे रही है, पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जिसे चंद लड़ाकों ने नाकों पानी पिला दिया और शिकस्त तक लेके जाएंगे। इतने बड़े मुस्लिम जगत में अगर तुम्हारे अंदर काली भीड़े और चोर और डाकू नहीं होते, तुम्हारे गद्दार नहीं होते और तुम्हें उन गद्दारों पर विश्वास नहीं होता, तो तुम्हारा मुकाबला कौन करता? चंद हजार लड़ाकों का पूरे यूरोप ने घुटने टेक दिए, अमेरिका जैसी सुपर पावर ने घुटने टेक दिए। मेरी बात आज लिख लो, ये प्रोग्राम देखते रहना, बहुत जल्द हफ्तों में देखना कैसे घुटने नहीं नाक भी टेकेंगे और शिकस्त होगी इंशाल्लाह। फतेह अनकरीब है। वो चमक मैं जानता हूं किसकी थी, जो मैंने उन आंखों में देखी थी, उसका अंजाम भी जानता हूं। अंजाम तो मैं अपना भी जानता हूं, तुम अपना जरूर समझ लेना। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। भारत का OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल, मनोरंजक फिल्म और वेब सीरीज। OTT लिंक अभी डाउनलोड करें।